Good morning everyone. So here we are discussing Lucent GK's biology, complete portion of biology and this is in Hindi. हम इसको यहाँ पर हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं and our topic of discussion is जैव विकास यानी कि बायो इवोल्यूशन के बारे में या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. So let's start. जैव विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है. या हम अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैव विकास क्या है? बेसिकली जो पुराने और सरल प्राणी थे अर्थ पर, जो सरल जीव थे, उनका क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जटिल जीवों में परिवर्तन को ही हमने कहा जैव विकास. राइट. जीव जंतुओं की रचना कार्य की, जीव जंतुओं की संरचना, रचना मीन्स उनकी बॉडी की संरचना, कार्य की उनके फंक्शन एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास, उनके जो फीटस का यानी कि भ्रूण का विकास हुआ, उनका वितरण जो हुआ जीव जंतुओं का पृथ्वी पर, उसी के विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया कि जैव विकास हुआ है. ठीक है. जैव विकास हमें पता चलता है कि जैव विकास कैसे हुआ. हमने डिफरेंट वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनकी स्टडी की, उनके कार्यों की स्टडी की, उनकी संरचना की, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की. ठीक है. उनकी रासायनिक जो मेटाबॉलिज्म था उनकी स्टडी की, उनके भ्रूणीय विकास यानी बच्चों की, उनका जो फीटस था उनकी स्टडी की, और उनके वितरण की यानी कि पृथ्वी पर किस तरीके से वो वितरित है. इन सभी के आधार पर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जैव विकास जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है. राइट. लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डीवरिस आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए. अब ये इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पर, लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डीवरिस, इन्होंने ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बताया और इन्होंने अपने प्रमाण दिए. किसके आधार पर? वर्गीकरण से प्रमाण यानी वर्गीकी, क्लासिफिकेशन के से प्रमाण दिए, तुलनात्मक शरीर रचना से उनकी तुलनात्मक शरीर रचना की, उसके आधार पर प्रमाण दिए, अवशेषी अंगों से जो फॉसिल्स होते हैं, जब जीव जंतु धरती पर जब उनके अवशेष मिलते हैं जो दब जाते हैं जमीन के नीचे, और उसके बाद उनके क्या मिलते हैं, हमें अवशेष मिलते हैं, उन अंगों के अवशेषों का प्रमाण दिया. ठीक है. उससे भी पुष्टि हुई कि जैव विकास हुआ है. एंड संयोजकता जंतुओं से प्रमाण. ठीक है. पूर्वजता से प्रमाण, जो पूर्वज थे उनसे प्रमाण, तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण यानी कि भ्रूणिकी क्या होती है? बेसिकली जो फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो की स्टडी को हम कहते हैं भ्रूण स्टडी. राइट. या भ्रूणिकी अध्ययन. ठीक है. तुलनात्मक उनके भ्रूणों की अध्ययन किया गया, उसके आधार पर प्रमाण दिए. भौगोलिक वितरण से प्रमाण. ठीक है. भौगोलिक स्थिति कहाँ कहाँ पर जीव कौन कौन सा मिला, उसके आधार पर प्रमाण दिए कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है. तुलनात्मक कार्य की एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण, उनकी जो फंक्शनल था, फंक्शनल नेचर, फंक्शन किस तरीके से उनके ऑर्गन्स काम करते थे, किस तरीके से उनके हाथ पैर काम करते थे, किस तरीके से वो चलते थे. ठीक है. तो इस तरीके से प्रमाण उन्होंने इकट्ठे किए और बताया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है. आनुवंशिकी से भी मिला यानी कि जितनी भी जेनेटिक्स है, जीन का जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, जीन की स्टडी की गई, उसके आधार पर भी प्रमाण दिए गए. पशुपालन से, रक्षात्मक स्वरूप से परिणाम, जीवाश्म विज्ञान एंड जीवाश्मों से, फॉसिल से भी प्रमाण दिए गए. नाउ समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं. ठीक है. समजात अंग कहलाते हैं. तो बेसिकली समजात अंग कौन से होते हैं? ऐसे जो जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम होगी बट लेकिन उनके अगर आप फंक्शंस की, कार्यों की बात करें तो वो डिफरेंट तरीके से होंगे. यानी कि उनकी स्ट्रक्चर, दो अगर एनिमल्स को हम बात करें, दोनों की रिजेम्बलेंस की बात करें तो उनके स्ट्रक्चर तो सेम है बट देयर फंक्शंस यानी उनके कार्य जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है. इनकी स्ट्रक्चर जो होती है बेसिकली सेम होती है, लेकिन काम इनके क्या है, सबके अलग अलग है. इन सभी में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती है. अब देखिए ये जो हड्डियां दी गई है, इनके नाम जो दिए गए हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना. ह्यूमरस होती है आपकी बाजू में. ठीक है. रेडियस अल्ना होती है आपके हाथ की जो
फ्रंट वाला पोर्शन और फ्रंट पार्ट में जो बोन है, कार्पल्स आपके हाथों में होती है, ये इसमें जो फिंगर वाले पोर्शंस में मेटाकार्पल्स होती है, राइट। इनका भ्रूणीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम जान गए हैं कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है। बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन ऐसे अंग है, समजात अंग ऐसे अंग है जिनकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर और उनका भ्रूणिक विकास एक जैसा ही है, लेकिन उनके कार्य क्या है, अलग अलग है। एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। सील के फ्लिपर्स का क्या काम होता है? सील का फ्लिपर जो होता है बेसिकली तैरने के काम आता है, चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं। तो काम क्या है, यहाँ अलग अलग हो गए। घोड़े की टांग क्या होती है, चलने के काम आती है। बिल्ली का पंजा क्या करते हैं, शिकार के लिए हाथ मारती है, ठीक है, इस तरीके से पंजे का यूज करती है। तो सारे काम अलग अलग हैं इनके, लेकिन इनकी जो संरचनात्मक यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेम तरीके से इवॉल्व हुआ है। इनका भ्रूणिक विकास भी एक जैसा होता है, परंतु कार्य अलग अलग होते हैं। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो काम क्या है, बिल्कुल अलग अलग हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, सेम हो गई है। अब आते हैं समरूप अंग, जिनको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समाहित दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, काम तो उनका एक जैसा है और दिखने में भी थोड़े आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उनका जो विकास हुआ है, उनकी जो मूल रचना है, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, तितलियां पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, इनका इवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व जो हुए हैं वो अलग अलग तरीके से हुए, राइट। तितलियों के पंख की रचना शरीर की भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनके अग्रपदों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। तो यहाँ देखिए, सबका अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन काम क्या है, इनके एक जैसे हैं। इसी को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। नाउ कम टू द अवशेषी अंग। अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे यूज के नहीं है। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते थे, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों के बदलाव से इसका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। देखिए, जो पूर्वज थे हमारे, उनमें ये अंग क्या थे, पूर्ण विकसित थे, वेल डेवलप थे, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे वातावरण परिस्थिति बदली और वो उनका महत्व भी खत्म हो गया, उन ऑर्गन्स का, उन अंगों का महत्व खत्म हो गया, और उसके बाद वो क्या हो गए, वेस्टिजियल हो गए, अवशेषी हो गए हम में वो, ठीक है। उदाहरण, कर्ण पल्लव पिन्ना यानी कान की जो बड़े कान होते थे वो खत्म हो गए। कर्ण पल्लव त्वचा के बाल, जो बाल होते थे त्वचा के ऊपर, ये पिन्ने जो होते हैं, जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जो कान होता है उसके ऊपर बाल होते हैं, वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए, पहले होते थे। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो थी पहले होती थी, अब ये नहीं होती, राइट। तो बेसिकली वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात करेंगे, क्यों होता था ये, पूर्ण जो हमारे पुराने पूर्वज थे उनमें क्यों पाया जाता था। जो हर्बीवोर्स हमारे एनिमल्स होते हैं या एंसेस्टर थे, वो क्या खाते थे, पेड़ की डायरेक्ट उसको पकाते नहीं थे, और डायरेक्टली लीव्स होती है, उसकी बार्क होते हैं, इस तरह की चीजें खाते थे। जो फ्रूट्स होते थे वो भी ऐसे ही खाते थे। तो उनको पचाने के लिए जो होता है वो एंजाइम निकलते थे, इससे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स से। लेकिन आजकल हम जो खाना खाते हैं वो कैसा होता है, फुली कुक्ड, हम खाना पका हुआ खाते हैं, तो हमें उसकी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। जो फूड होता था, टफ फूड मतलब हर्बीवोर फूड, जैसे कि हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या करते हैं, दे डायरेक्टली ईट लीव्स, ट्री के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, या उनकी बार्क होते हैं, उनकी छाल होती है, उस तरह की चीजें खाते हैं। तो पुराने जो हमारे एंसेस्टर थे वो कभी इस तरह का खाना खाते थे, अनकुक्ड खाना खाते थे, तो उनके लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जरूरी होती थी, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन अभी ये क्या हो गई, वेस्टिजियल यानी कि अवशेषी अंग है। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में 100 ऐसे अंग हैं जो अवशेषी अंग है, जिनका अब कोई यूज नहीं है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। सबसे पहले जो
फोटोसिंथेसिस का काम करने वाले बैक्टीरिया थे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोजन बनाते थे सबसे पहले, वो कौन से बैक्टीरिया थे? साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, यानी कि रेप्टाइल सरीसृपों से पक्षियों का विकास हुआ है, बर्ड्स विकसित हुए। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। जो जल स्थलचर जीव कौन से होते हैं? बेसिकली एम्फीबियन जिनको कहते हैं, उभयचरी जिनको कहते हैं, उनका विकास किससे हुआ? फिशेस से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उन्हीं से ही किसका विकास हुआ है? स्तनी यानी कि मैमल्स का विकास हुआ है, हमारा विकास हुआ है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए। भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, भूपटल की चट्टानों में वो क्या हो गए? प्रिजर्व हो गए हैं, अभी भी हमें एज इट इज वो मिल जाते हैं। जब हम उनकी खुदाई करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, राइट। एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, यानी कि फॉसिल साइंस कहते हैं इसको। जैसे कि कोई बहुत पुराने टाइम में अगर कोई पुराने जो जीव थे, जो जंतु थे, पेड़ थे, वो सब क्या हो गए? भूपटल यानी कि चट्टानों के बीच में वो दब गए हैं, और वो अभी भी कभी हम अगर उसकी डिगिंग करते हैं, हम उसको खुद खोदते हैं चट्टानों को, तो वहां पर हमको वो एज इट इज वो मिलते हैं, उनके जीवाश्म मिलते हैं, उनकी संरचना हमें देखने को मिलती है, और हम उससे उसकी स्टडी करके ये बता सकते हैं कि ये जीव ऐसा रहा होगा। इसी को हम कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, इसको कहते हैं फॉसिल साइंस, राइट। अब बात करेंगे जैव विकास के सिद्धांतों की। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एंड उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। सबसे पहले लैमार्कवाद की यानी कि लैमार्किज्म की बात करते हैं। लैमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजी में प्रकाशित हुआ। जो लैमार्किज्म था वो किस में प्रकाशित हुआ था? फिलोसफिक जियोलॉजी की उनकी पुस्तक में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ये प्रकाशित किया गया, यानी कि इसको छापा गया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अधिक उपयोग वाले अंग का विकास अधिक एवं कम उपयोग वाले अंगों का विकास कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लैमार्किज्म की। लैमार्किज्म होता क्या है? अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो ऑर्गन्स होते हैं या ऐसे अंग होते हैं जिनका यूज ज्यादा हो रहा है वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिनका समय के साथ कम यूज हो रहा है वो कम विकसित होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कैसे इसे कहते हैं? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इसको कहेंगे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहा जाता है लैमार्किज्म को। अब पूछ लेते हैं एग्जाम पे व्हाट इज लैमार्किज्म, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन में अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत, यानी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं इसे, ठीक है, इंग्लिश में। तो बेसिकली क्या हुआ? जो अंग ज्यादा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये उसकी स्टेमिना बढ़ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और आगे आने वाले जो हमारी प्रोजेनी होगी उसके अंदर ये मोर विकसित होंगे, ठीक है। और जो अंगों का हम कम यूज कर रहे हैं वो क्या होंगे? विलुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे समय के साथ वो क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण जिराफ की गर्दन का लंबा होना। देखिए पहले जो होता था पूर्वजों में, जो जिराफ होता था उसकी गर्दन जो होती थी वो छोटी होती थी, ठीक है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? पहले तो वो जमीन पर घास खाता था, ठीक है। धीरे 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 घास खत्म हो गई, घास खत्म हुई पर यानी कि कौन सा परिवर्तन हुआ? एनवायरमेंटल, यानी कि वातावरणीय परिवर्तन हुआ, और जो जिराफ होने लगे वो अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करने लगे? पेड़ों को खाने लगे, ट्रीज को खाने लगे। धीरे धीरे उनकी स्ट्रेच हो गई गर्दन, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई, क्योंकि वो ऊपर करते गए अपनी गर्दन को ट्री को खाने के लिए, ठीक है। इतनी ऊंचाई पे खाना पड़ता था इसलिए उनकी गर्दन भी लंबी हो गई। तो ये क्या हुआ? समय के साथ जो आज के जिराफ देखने को मिलते हैं वो कैसे हैं? बहुत लंबी गर्दन वाले हैं। नोट: उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ नोट कर लीजिए, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। नाउ कम टू द डार्विनिज्म, यानी कि डार्विनवाद। अब डार्विनवाद की बात करेंगे। जैव विकास के संबंध में
डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, सबसे ज्यादा जो इनका सिद्धांत था बहुत चला था, इसलिए बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। डार्विनवाद के अनुसार क्या होता है, जीवों में बहुत ज्यादा संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अतः यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, अगर देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जैसे जीव बहुत हैं, अगर हम बर्ड्स की बात करें या रेप्टाइल्स की बात करें, बहुत सारे जीव हैं, सभी जीवों में बहुत क्षमता होती है अपनी संतान की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, संतान ज्यादा उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी संतानें जीवित रहती हैं। एनिमल्स में बहुत सारे खत्म भी हो जाते हैं। तो उनको क्या, जीने के लिए बेसिकली क्या है, संघर्ष करना पड़ता है। जो ज्यादा संघर्ष करता है वो जीत जाता है और वो सरवाइव करता है। ठीक है, वो जीवित रहता है। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। दो समान जीव आपस में क्या होते हैं, सजातीय, समान नहीं होते। एक ही जाति के जीव कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग एक जैसा नहीं है, सारे अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के कारण लाभदायक होती है, कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। एंड उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है। अब देखिए विभिन्नताएं आती रहती हैं। ठीक है, विभिन्नताएं मतलब वेरिएशन बोल सकते हैं। जीन में क्या होता है, वेरिएशन बेसिकली आती रहती है। और जो अच्छी वेरिएशंस आई हैं, जो अच्छी विभिन्नताएं आई हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, आगे जाती है। जैसे कि विभिन्नता आ गई सपोज भागने की, अगर हम टाइगर में भागने की क्षमता की बात करते हैं, तो अगर पहले कम रही होगी तो धीरे धीरे विभिन्नता आई कि वो ज्यादा हो गई उसकी भागने की क्षमता, फिर वो आगे पीढ़ी में चलेगी तो वो अच्छी विभिन्नता आ गई ना, उसमें दौड़ने की शक्ति ज्यादा आ गई और वो सर्वाइवल, जो उसका सर्वाइविंग कैपेसिटी थी वो बढ़ गई धीरे धीरे। तो इसी तरीके से कुछ विभिन्नता ऐसी होती है जो अच्छी नहीं होती और आगे वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो इकट्ठी नहीं होती पहले, तो वो पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर उसमें उसके अनुकूल जीवन की विभिन्नताएं नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोगी यानी यूजफुल विभिन्नताएं, यूजफुल वेरिएशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के द्वारा इकट्ठी होती रहती है, वो जीवधारियों को जीने में मदद करती है। और वो विभिन्नताएं अच्छी भी होती है और उससे क्या होता है, जीव का विकास होता है, यानी कि आपकी जो स्पीशीज है वो मोर स्ट्रॉन्गर पैदा होती है, प्रोजेनी जो होती है वो अच्छी पैदा होती है। जैसे कहते हैं ना कि फसल अच्छी हुई तो वो आगे अच्छे तक टिकेगी, वही वाली बात है इसमें भी। तो यहाँ पर डार्विनवाद में बेसिकली क्या है कि संघर्ष करना पड़ता है जीवों को रहने के लिए, और जो ज्यादा संघर्ष करता है वही जीवित रह पाता है। नाउ कम टू द नियो डार्विनवाद, यानी कि नए डार्विनवाद की बात करेंगे। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीवनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिससे नव डार्विनवाद कहा गया। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, इसमें इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक है विविधता यानी कि वेरिएशंस, जो क्रोमोसोमल या जीन वेरिएशंस होती है, अच्छी जीन वेरिएशंस होती है, वो क्या करती है, नई जाति का निर्माण करती है। उत्परिवर्तन होता है म्यूटेशन, यानी कि जीन में सडन अगर कोई चेंज आ जाए और वो हेरिटेबल हो, यानी आनुवांशिक के तौर पे वो आगे जाए अपनी प्रोजेनी में, तो उससे भी नए जीव का विकास होता है। प्रकृतिवरण नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि अपने आप से ही नेचुरल सिलेक्शन होता है, प्रकृतिवरण होता है, प्रकृति द्वारा ही उस जीव को सेलेक्ट किया जाता है कि वो आगे सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, तो इससे भी नई जाति का विकास होता है, राइट। जनन यानी रिप्रोडक्शन, उससे भी नई जाति का विकास होता है। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीव में साधारणतः परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बन जाती है, एंड जिनसे जीव परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। तो बेसिकली नव डार्विनवाद के अनुसार क्या हुआ, जीन में साधारण अगर जीन में कोई परिवर्तन आ गया और वो नई जीवों में चला गया, तो उससे भी भिन्नताएं बढ़ जाएंगी। जो नया स्पीशीज आया है, नई जाति आई है, उसमें भिन्नताएं बढ़ जाएंगी म्यूटेशन के कारण, राइट। थर्ड इज उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत
अच्छा, अब ये हो गया उत्परिवर्तनवाद। अभी हमने पढ़ा कि लैमार्किज्म पढ़ा हमने, ठीक है, लैमार्कवाद पढ़ा, डार्विनवाद पढ़ा, नव डार्विनवाद, नया डार्विनवाद पढ़ा। अब आता है उत्परिवर्तनवाद। ये क्या है? जैव जो बायो इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है उनके कारण वो किस लिए हो रहे हैं, तो इस वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब एक थ्योरी आती है उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्रिज ने दिया। इस सिद्धांत में 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। पहला है, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। अब देखिए, सब तो यही बात कर रहे थे कि धीरे धीरे विकास हो रहा है, धीरे धीरे विभिन्नताएं आ रही हैं और उसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है और वो क्या हो गया, उससे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ बता रहे उत्परिवर्तनवाद में ऐसा नहीं है, ये अलग बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप नई जाति का विकास होता है। अब उत्परिवर्तन क्या है? जैसे कि म्यूटेशन मैंने आपको बताया, दिस इज ऑल्सो नोन एज उत्परिवर्तनवाद। म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तनवाद है किसी भी जीन इस प्रकार से उत्पन्न जाति एक प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के सूक्ष्म नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी भी एक अंग में अथवा उन्हीं के अंगों से एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं और सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। उत्परिवर्तन बेसिकली क्या है कि जैसे कोई जीन में सडन चेंज आ जाए, एक अचानक से कोई चेंज आ जाए और वो चेंज आगे वाली जनरेशन में चला जाए, तो वो क्या होगा, एक नई स्पीशीज का निर्माण करेगा, नई जाति को विकसित करेगा। सभी जीव जातियों में उत्पन्न की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब विभिन्न ऐसा नहीं है कि एक जाति में एक परिवर्तन हो रहा है तो उसी जाति के जो दूसरा सदस्य है उसमें भी सेम परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो उत्परिवर्तन होता है वो एक ही जाति के 2 सदस्यों में अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। उपयुक्त उपवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसी जीवधारी उत्पन्न हो जाते हैं जो जनक में इतने अधिक भिन्न हो सकते हैं कि उन्हें एक नई जाति का नाम माना जा सके, नई जाति माना जा सके। अब ये कह रहे हैं कि उत्परिवर्तन से कभी कभी ऐसा सडन हेरिटेबल चेंज आता है, ऐसा चेंज आता है, उत्परिवर्तन आता है कि वो बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। जो जाति अगली जो जनरेशन आई है वो उस तरह की, मतलब अगला जो जीव आया है वो ऐसा परिवर्तित होके मतलब वो बने कि जैसे पहले वाला दिखता था उसके ब्लैक हेयर है या उसकी आई का कलर ऐसा है या कुछ और चीज है, वो आगे जो नई जाती है उसमें बिल्कुल अलग तरीके से वो प्रोड्यूस हो, ठीक है, वो अलग तरीके से आए, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एक नई जाति का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। यही बात इन्होंने बताई है। और उत्परिवर्तन जो होता है बेसिकली वो अनिश्चित होते हैं। ऐसा नहीं कि वो निश्चित है, अभी हुआ है तो अगली में भी होगा, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अनिश्चित होते हैं, वो कभी भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते, ठीक है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अब जीन क्या है? जीन मैंने बताया सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जीन और क्रोमोसोम। ऐसा हेरिटेबल चेंज, ऐसा आनुवंशिक चेंज हो रहा है, एक सडन तरीके से होता है क्रोमोसोम या जीन्स के अंदर और फिर वो क्या करता है, आगे जाता है, उसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जीन के बेसिकली आधार पे ही उत्परिवर्तन की परिभाषा दी गई है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन, यानी कि जीन का नंबर, जैसे जीन में कोई बेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जीन चेंज हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, और उसी के आधार पर क्या हुआ, उत्परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा बायो इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नाउ कम टू द आनुवंशिकी। अब हम बात करेंगे आनुवंशिकी के बारे में। So I am stopping my video here and we will continue Anuvanshik in next chapter, and please if you like my video please share it and subscribe my channel. Thank you very much.